हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस मिशन में। जैसा कि आप सब लोग को पता है, इस चैनल पे सीटेट के सभी सब्जेक्टों का PYQ कराया जा रहा है। अभी हम इंग्लिश लेकर के आए हैं। इससे पहले हमारी 2 वीडियो और डल चुकी है। इसी चैनल पे आप जाके उसको देख सकते हैं। हम प्योर क्वेश्चन सीटेट में जो पेपर 1 और पेपर 2 में आते हैं उसको ही करा रहे हैं। तो आप प्लीज उसे जाकर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगता हो, तो आप जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर ढूंढने का कोशिश करेंगे। आप लोग इस साथ में पढ़िएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर along with her learners, एक टीचर है अपने बच्चों के साथ, लर्नर मतलब बच्चा है यानी कि स्टूडेंट्स, राइट्स द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो कुछ ऑब्जेक्ट्स का नेम राइट करती है, लिखती है। कहाँ पे? इन द क्लासरूम, अपने क्लासरूम में, जैसे डोर पे, ब्लैक बोर्ड पे या विंडोज पे। इसके अलावा और भी कुछ कुछ चीजों पे ETC लगाया है, ठीक है। इन देयर मदर टंग, अपने मातृभाषा में, एंड इन इंग्लिश, और इंग्लिश में भी, ठीक है। ऑन पीस ऑफ पेपर, पेपर के पीस पे यानी कि पेज पे, ठीक है। एंड पेस्ट, पेस्ट मतलब होता है साटना, और उसे पेस्ट करके साटती है। देन किसके लिए? जो बच्चों द्वारा लिखा जा रहा है, ठीक है। ऑन द ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट पे साट देती है। कैसा ऑब्जेक्ट? या तो डोर पे या ब्लैक बोर्ड पे या विंडो पे, या फिर इसके अलावा टेबल, कुर्सी, इन सब चीजों पे साटती है। बैग पे, फुटबॉल पे। फॉर लर्नर्स टू नोटिस द वर्ड्स, ऐसा क्यों कर रही है वो टीचर? ताकि जो छोटे बच्चे हैं इस वर्ड्स को नोटिस करें। वो रोज रोज स्कूल आएंगे, कभी दीवार पे, कभी ब्लैक बोर्ड पे, कभी विंडो पे, वो चीजों को छपे हुए देखेंगे, उनको लिखे हुए देखेंगे, तो उनका मतलब वो समझेंगे और वहां से उन्हें स्पेलिंग भी याद हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द टीचर ट्राइंग टू डू, यहाँ पे टीचर क्या करने की कोशिश कर रही है? The teacher wants her learner to write well, नहीं, ऐसा नहीं है कि टीचर बच्चों को इस चीज के लिए मोटिवेट कर रही है कि बच्चे सही से लिखें। The teacher is creating a print language rich environment in the classroom, देखिए ये सही है। जब कभी भी किसी स्कूल में दीवार पे, बेंच पे, डेस्क पे, बैग पे, फुटबॉल पे कुछ लिखा जाता है, अल्फाबेट लिखा जाता है, कोई लेटर लिखा जाता है, ABCD का कोई अक्षर लिखा जाता है, या फिर हिंदी अल्फाबेट, हिंदी वर्णमाला से भी कोई शब्द लिखे जाते हैं, कुछ अक्षर लिखे जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। नहीं, छोटे बच्चों के स्कूल में ऐसा होता है, दीवार पे भी लिखा हुआ है, बेंच पे भी लिखा हुआ है, ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ, फुटबॉल पे लिखा रहता है, बैग पे लिखा रहता है, लंच बॉक्स पे इवन लिखा रहता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। तो ये जो टीचर यहाँ पे कर रही थी वो यही था, क्या कर रही थी वो? प्रिंट रिच इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश कर रही है बच्चों के साथ। बच्चों को पेपर पे लिखवा रही है और उनसे चीजों को अलग अलग जगहों पे सटवा रही है, ठीक है। पेस्ट मतलब साटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज assumed to be a major difference between language acquisition and language learning। देखिए लैंग्वेज, अच्छा पहले हम ये समझते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन उसे कहते हैं जब कोई भी व्यक्ति किसी भाषा को आसानी से सीख जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने भाषा को आसानी से सीखता है, उसे कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं स्कूल कॉलेज ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम लोग अपनी मातृभाषा को मतलब ऐसे जाने में ही सीख गए, हमें कभी प्रयास नहीं करना पड़ा कि हिंदी सीखना है हमको, हिंदी खुद ब खुद सीख गया है। तो वही होता है लैंग्वेज एक्विजिशन। लेकिन अगर आप कोई भाषा जानबूझ के सीखना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश हम लोग की मातृभाषा नहीं है, हम लोग उसे सीखते हैं, उसके लिए स्कूल कॉलेज या ट्यूशन वगैरह में सीखते हैं इसको, तो उसको बोलते हैं लैंग्वेज लर्निंग। तो लैंग्वेज लर्निंग जब कभी भी होगा मतलब आप उसको सीखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, खुद ब खुद आप नहीं सीख पाए, खुद ब खुद सीख जाते हैं, तो उसको बोलेंगे हम लैंग्वेज एक्विजिशन। और जब कभी भी देखिए डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर, इंस्ट्रक्टेड मतलब किसी के इंस्ट्रक्शन में, टीचर के इंस्ट्रक्शन में, ठीक है, या फिर किसी पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शन में सीख रहे हैं, तो वो हो जाएगा लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। तो ये होता है हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। LAC स्टैंड फॉर, इसको याद कर लेना है। LAC क्या होता है? लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, इसको याद कर लेना है। अच्छा, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम क्या होता है? जैसे स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, EVS है,
तो ईवीएस में भी कुछ कुछ भाषा से संबंधित चीजों को डाल दिया जाता है, साइंस में भी भाषा से संबंधित चीजों को डाल दिया जाता है, उसी प्रकार मैथ में भी डाल दिया जाता है। तो इसी को बोलता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। करिकुलम में जितना भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट से भाषा सिखाए जाते हैं। जैसे मैथ में बहुत सारी चीजें हिंदी में लिखी होती है या इंग्लिश में लिखी होती है, तो बालक उसको पढ़ पढ़ के वहां से भी भाषा सीखते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हिंदी सीखेंगे तभी हिंदी के क्लास में उनको भाषा आएगा, नहीं, मैथ के क्लास में भी भाषा सीख सकते हैं, साइंस के क्लास में भी भाषा सीख सकते हैं। तो अलग सब्जेक्ट में भी भाषा को सिखाया जाता है, उसी को बोलते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसी का शॉर्ट फॉर्म है एलएसी। बस यही पूछ रहा था और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मेनी माइनर एंड ट्राइबल लैंग्वेजेज, कुछ ऐसे भाषा हैं जो आदिवासी के द्वारा बोले जाते हैं, आर नॉट अवेलेबल इन स्कूल, और उन भाषाओं को स्कूल में जगह नहीं मिलती, वो स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, और करिकुलम में उनको स्थान नहीं मिलता है। एंड द नंबर ऑफ स्पीकर्स, और इस भाषा को बोलने वाले जो व्यक्ति हैं वो कम रहे हैं धीरे धीरे, मतलब उनकी जो संख्या है वो रिसीड कर रही है, रिसीडिंग हो रही है इन दोज लैंग्वेजेज, उस भाषा में। व्हाट इज द नोन एज इन सोशियो एजुकेशनल लिंग्विस्टिक, तो इस चीज को सोशियो एजुकेशनल लिंग्विस्टिक्स में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लैंग्वेज इन डेंजरमेंट, मतलब भाषा क्या है, खतरे में है, वो धीरे धीरे विलुप्त की तरफ जा रहा है, मतलब वो धीरे धीरे खत्म होने की तरफ जा रहा है, तो इसको बोलेंगे लैंग्वेज इन डेंजरमेंट। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कह रहा है कि अ टीचर आस्क हर लर्नर्स टू फाइंड वर्ड्स एंड वर्ड्स चंक्स रिलेटिंग टू डिफरेंट थिंग्स। कह रहा है कि आप वर्ड को पहचानिए, उनको छांटिए, नहीं, चंक्स मतलब हिस्सा, वर्ड्स का जो हिस्सा है उसको पहचानिए और छांटिए किसी थीम पे आधारित, थीम बेस्ड ऑन द रीडिंग लेसन, पढ़ते समय, नहीं, कोई रीडिंग लेसन का कोई रीडिंग हो रहा है और उस समय टीचर बोलता है बच्चों को कि आप वर्ड छांटिए और उनको समूह में बांटिए। लर्नर्स इन ग्रुप्स, लर्नर क्या करते हैं, ग्रुप में, समूह में, उसको हैव टू मेक वर्ड्स चार्ट्स, वो चार्ट बनाते हैं, मतलब पेज पे लिखते हैं उसको, उन वर्ड्स को, ऑफ द सेम कैटेगरी, उसी कैटेगरी का, मतलब सेम कैटेगरी को एक साथ लिखते हैं वर्ड्स को, ठीक है। तो व्हाट इज दिस स्ट्रेटजी नोन एज, देखिए, तो इसमें क्या कह रहा है, थीम, थीम मतलब किसी टॉपिक पे, थीम मतलब होता है टॉपिक, थीम मतलब होता है टॉपिक, कोई सब्जेक्ट, ठीक है, कोई पॉइंट, इसको बोलते हैं थीम, ठीक है। तो जब कभी भी थीम से रिलेटेड बात आए तो हम थीमेटिक के साथ जाते हैं, क्योंकि इस थीम से ही बना है ये थीमेटिक लैंग्वेज टीचिंग। कभी भी अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिलता है जिसमें थीमेटिक लिखा हुआ हो और आपको ऑप्शन समझ में नहीं आता हो, तो आप थीमेटिक में टिक लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा चांस है कि ये सही हो जाएगा, बिकॉज थीमेटिक इज अ पॉजिटिव टैग वर्ड, आप लोगों को पता ही होगा टैग वर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है, और स्टूडेंट रीड्स थ्रू एन आर्टिकल इन अ न्यूज़पेपर टू गेट द ओवरऑल आइडिया। कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो न्यूज़पेपर को पढ़ता है और उसमें से ओवरऑल आइडिया को निकालने का कोशिश करता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ता है वो पूरा नहीं पढ़ता है, वो उतना ही पढ़ता है जितना जरूरी हो उसको, कई बार तो हेडिंग पढ़ के निकल जाते हैं लोग, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं ओवरऑल आइडिया ऑफ द आर्टिकल, जो भी आर्टिकल छपा हुआ है न्यूज़पेपर में। तो व्हाट इज दिस प्रैक्टिस नोन एज, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्कैनिंग। चलिए स्कैनिंग और स्कीमिंग दो चीज को हम समझ लेते हैं। देखिए, जब कभी भी आप तेजी से पढ़ते हैं किसी चीज से, उतना ही चीज पढ़ते हैं जितना आपको जरूरत हो। जैसे आप कभी रेलवे का टिकट पढ़ते हैं तो उसमें जो भी चीजें लिखा हुआ है वो सब कुछ नहीं पढ़ते आप सिर्फ ये देखते हैं कि ये टिकट कहाँ से कहाँ तक की है, इसका फेयर कितना है, भाड़ा कितना है, ट्रेन का टाइमिंग क्या है, इन सब चीजों को पढ़ते हैं। तो आप केवल वही चीज पढ़ते हैं जो आपको जरूरत है, तो वो आता है स्कीमिंग में। न्यूज़पेपर में भी हम वही पढ़ते हैं जो जरूरत है, वो आता है स्कीमिंग में। अगर आप कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, अगर आपको ये क्या कहते हैं उसको, मेनू कार्ड मिलता है, तो उसमें आप वही पढ़ते हैं, वही देखते हैं जो आपको जरूरत है, तो वो भी कहाँ जाएगा, स्कीमिंग में। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा चीज पढ़ना है जिसमें पूरा पढ़ना होता है, पूरा होल रीडिंग करनी होती है, जैसे बुक हो गया, सिलेबस का हो गया बुक, या फिर कोई स्टोरी बुक हो गया, तो इसमें पूरा आपको पढ़ना है, या फिर नोवेल पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है, तो उसके लिए हम स्कैनिंग के साथ जाएंगे, ठीक है। जब टोटल चीजों को पढ़ना हो तो स्कैनिंग में जाएंगे, जब थोड़ा बहुत चीज पढ़ना हो इंफॉर्मेशन के लिए तो वो हम स्कैनिंग में जाएंगे, सॉरी स्कीमिंग में जाएंगे, स्कीमिंग में, ठीक है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्कीमिंग, क्योंकि न्यूज़पेपर में हम सब कुछ नहीं पढ़ते हैं,
कुछ कुछ पढ़ते हैं, जितना जरूरी है उतना ही पढ़ते हैं, कभी कभी तो हेडलाइन नहीं पढ़ के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइट वर्ड्स आर डेवलप। साइट वर्ड्स को कैसे डेवलप करते हैं, ठीक है। तो बाय सीइंग देम ऑन साइट, नहीं ऐसा ये कह रहा है कि देख करके हम डेवलप कर लेते हैं साइट वर्ड को, तो ऐसा कुछ नहीं है, देख करके नहीं होता है। बाय टीचर्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक, बुक से नहीं कराना है, टीचर के द्वारा नहीं, ठीक है। बाय यूजिंग वर्ड इन मीनिंगफुल कंटेक्स्ट, देखिए जब कभी भी मीनिंगफुल कंटेक्स्ट आ जाए तो आप उसको पॉजिटिव वर्ड मानेंगे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव वर्ड है, तो पॉजिटिव वर्ड को हम लेके चलते हैं कि वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो बाय यूजिंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल कंटेक्स्ट, वर्ड को मीनिंगफुल कंटेक्स्ट में, मीनिंगफुल संदर्भ में यूज करेंगे तो साइट वर्ड का डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होते चला जाएगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज इज, देखिए लैंग्वेज क्या है, अ रूल गवर्न सिस्टम, अ स्ट्रक्चर फॉर्म सिस्टम, अ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड रूल्स एंड मीनिंग। ये गलत। A human system which changes frequently, नहीं। देखिए जब कभी भी लैंग्वेज की बात आती है तो आप लोगों को पता ही होगा कि लैंग्वेज नियम से चलता है। लैंग्वेज में नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और ये आपस में कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ये सब नियम के साथ चलता है। हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर इज ऑल अबाउट लॉज एंड रूल्स। तो जब कभी भी लैंग्वेज की बात आए तो रूल्स को हम प्रधानता देंगे और रूल गवर्न सिस्टम के साथ जाएंगे, रूल गवर्न सिस्टम, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा comprehensible input as proposed by क्रेसन। 1958 में क्रेसन ने comprehensible input का सिद्धांत दिया था। इसमें वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी बच्चा को पढ़ाते हैं तो उसका जो प्रेजेंट लेवल है समझदारी का या फिर नॉलेज का, उससे थोड़ा ऊपर पढ़ाइए, नीचे तो पढ़ाना ही नहीं है। नीचे पढ़ाएंगे तो फिर उसकी ये जो नॉलेज है बढ़ेगा ही नहीं। तो जितना नॉलेज है बच्चा के पास उससे नीचे नहीं जाना है, उस जितना नॉलेज है उसके पास उतना भी नहीं पढ़ाना है, उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ाना है ताकि उसका डे बाय डे नॉलेज बढ़ता रहे। अब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा लेवल में पढ़ा देंगे। मान लीजिए क्लास 7 का बच्चा है और उसको 10 का चीज़ पढ़ा रहे हैं तो नहीं चलेगा। क्लास 7 का बच्चा है 5 का पढ़ा रहे हैं तो भी नहीं चलेगा। तो क्लास 7 का है तो उसे हल्का फुल्का 8 का चीज़ पढ़ा सकते हैं माइनर लेवल में, ठीक है। तो वही कह रहा है कि comprehensible input क्या होता है, enabling learners to comprehend ideas, नहीं, exposing learners to language somewhat above their level। यही कह रहा है कि कुछ उसके लेवल से थोड़ा सा ऊपर, इस above वर्ड को ध्यान रखेंगे। जब कभी भी ये सवाल आएगा, ऐसा सवाल आएगा comprehensible input से, तो इस above वर्ड को आप एकदम ध्यान रखिएगा। इस above their level, उनकी जितनी भी लेवल है स्टूडेंट की उससे हल्का ऊपर पढ़ाइए, वही होता है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। तो ये गलत हो जाएगा, दोनों कुछ देते हैं। चलिए नेक्स्ट है एक्सटेंसिव रीडिंग इज, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इससे पहले वाला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको भी ध्यान में रखेंगे और ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंसिव रीडिंग को हम याद कर लेंगे जब कभी भी हम इंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं, जब कभी भी हम मजे के लिए पढ़ते हैं, जब कभी भी हम खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। अच्छा, ऐसा हम कब करते हैं? जब हम नोवेल पढ़ते हैं, जब हम कोई कॉमिक पढ़ते हैं, जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं, तो ये होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। तो देख लीजिए, रीडिंग इन डिटेल एवरी वर्ड्स एंड आइडियाज फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग। अगर डीप अंडरस्टैंडिंग करने लगेंगे तो इंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा। रीडिंग फॉर फैक्ट, नहीं फैक्ट तो बिल्कुल नहीं, फैक्ट तो जीके जीएस में लोग रखते हैं। रीडिंग टू राइट, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, होता है लेकिन इसमें ये आंसर नहीं, ठीक है। रीडिंग फॉर प्लीजर, प्लीजर मतलब खुशी, इंजॉयमेंट एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। खुशी के लिए पढ़ते हैं, इंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए पढ़ते हैं टेक्स्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a teacher keeps the students words of language use and uses it for assessing the learner's achievement। assessing मतलब है पता लगाना, टेस्ट की तरह होता है, ये टेस्ट करना किसी का। कह रहा है कि एक टीचर है वो कीप्स करता है मतलब रखता है स्टूडेंट के कामों को, जो भी वो काम किया है साल भर में, 6 महीने में, उस काम को रखता है जो लैंग्वेज से रिलेटेड हो और उसको यूज करता है उसके एग्जाम में, उसके असेसिंग में, असेसमेंट में। तो ये किस चीज को फोकस करता है? What is this strategy for assessment known as? तो ये होता है हमारा पोर्टफोलियो, इसको रख लेना, ठीक है, पोर्टफोलियो असेसमेंट। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है बार बार आता है सवाल, इसलिए इसको आप याद रखेंगे, पोर्टफोलियो असेसमेंट। नेक्स्ट है अ टीचर ब्रॉट रियल लाइफ
ऑब्जेक्ट्स लाइक अ हैमर, अ स्क्रू ड्राइवर एंड सो ऑन। देखिए जब कभी भी टीचर क्लास में रियल वस्तु को लेके आए, जिस चीज के बारे में पढ़ाना है वही चीज, टू कॉपी नहीं, एकदम बिल्कुल वही चीज लेकर के आए, रियल चीज को लेकर के आए, तो उसे हम बोलते हैं रियालिया। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि कोई टीचर रियल वस्तु को क्लास में लेके आ रही है या आ रहा है, तो वो किस मेथड को फॉलो कर रहा है, तो दैट इज रियालिया। ठीक है, ये रियालिया। इतना क्वेश्चन पढ़ने जरूरत नहीं है। फिर भी आप देख लीजिए कि क्लास में रियल चीजों को लेकर आ रहे हैं मास्टर। टीचर है, सी आस्क्ड हर लर्नर्स टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट्स, और वो अपने बच्चों को बोल रही है कि इन वर्ड्स, इन ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कीजिए इन 5 to 7 सेंटेंसेस, 5 से 7 वाक्यों में। व्हाट आर द मटेरियल इन लैंग्वेज टीचिंग नोन एज, सिंपल है, क्या हो जाएगा, रियालिया। रियालिया क्यों? क्योंकि वो रियल ऑब्जेक्ट लेकर के आई है। क्या है रियल ऑब्जेक्ट? यहाँ पे हैमर है और स्क्रू ड्राइवर है। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ यही सब चीज लेके आएंगे। कुछ भी, फुटबॉल लेके आ सकते हैं, बैग लेके आ सकते हैं, मोबाइल फोन लेके आ सकते हैं, लैपटॉप लेके आ सकते हैं, बोतल लेके आ सकते हैं, कोई भी चीज लेके आ सकते हैं जिसके बारे में हमको पढ़ाना है, तो उसको हम बोलेंगे रियालिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म एडवोकेट्स दैट। कह रहा है कि मदर टंग पे आधारित जो बहुभाषावाद है वो क्या एडवोकेट्स करता है, किस चीज को डेवलप करने में मदद करता है। चलिए, अच्छा इसका मतलब पहले ये समझ लीजिए कि मदर टंग मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, पहले उनको मातृभाषा सिखाया जाता है। सिखाया क्या जाता है, वो तो सीख के ही आते हैं घर से, बस उसमें हल्का फुल्का सुधार जाता है। उसके बाद जब वो मदर टंग अच्छे से सीख जाते हैं, तो उनको मदर टंग के अलावा और भी सब्जेक्ट धीरे धीरे, सब्जेक्ट नहीं, लैंग्वेज सिखाया जाता है। जैसे मदर टंग सीख गया, उसको इंग्लिश सिखा दिया, तमिल सिखा दिया, पंजाबी सिखा दिया, हरियाणवी सिखा दिया, या फिर कोई भी भाषा सिखा दिया, फ्रेंच सिखा दिया, स्पेनिश सिखा दिया। तो ये सब होता है मदर टंग सीखने के बाद। तो ऐसे हम बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। तो उस टाइप का आंसर कौन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे देखिए, ऑल लर्नर्स लर्न इन मदर टंग ओनली इन प्राइमरी स्कूल। ये नहीं है, इसके हिसाब से ये सही नहीं चल रहा है। लर्नर्स begin their schooling in mother tongue and move on to add many at least 2 language in school। देखिए ये सही है कि बच्चे, देखिए लर्नर्स begins their schooling in mother tongue, मदर टंग में वो शुरू करेंगे और बाद में मूव करेंगे किसके तरफ, दूसरे भाषा की तरफ। add many at least 2 भाषा, तो वो सीखेंगे ही लैंग्वेज इन स्कूल। मतलब स्कूल में मातृभाषा सीखने के बाद कम से कम 2 भाषा और सीखना है, दैट इज मल्टीलिंगुअलिज्म। किसी पे आधारित है, मदर टंग पे आधारित। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement are rule of teaching of grammar। कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ग्रामर सिखाने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, देखिए, टीचिंग ऑफ रूल एट द इनिशियल स्टेज डज नॉट लेंड मच टू लैंग्वेज लर्निंग। ठीक बात है। कह रहा है कि जो भी बच्चे शुरू में स्कूल आते हैं, क्लास 1 में, 2 में, या फिर उससे पहले जो प्री प्राइमरी स्कूल होते हैं, तो उसमें बच्चों को ग्रामर नहीं सिखाना है। ग्रामर सिखाइएगा तो बच्चे बोर हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको भाषा सीखना बहुत कठिन लगने लगेगा। तो इनिशियल लेवल पे हम क्या करेंगे, रूल वगैरह नहीं सिखाएंगे। तो ये वही बात कर रहा है कि नहीं सिखाना, तो ये सही बात है। ठीक, एक मिनट इसको फिर से पढ़ लेते हैं। टीचिंग ऑफ रूल एट द इनिशियल स्टेज डज नॉट लेंड मच टू लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, आगे देखते हैं। रूल्स ऑफ ग्रामर आर एसेंशियल ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। गलत बात है, नहीं करना है ऐसा। हमें शुरुआती दौर में, देखिए फॉर्मेटिव ईयर मतलब क्या, शुरुआती समय, फॉर्मेटिव ईयर शुरुआती सालों में भाषा पे ध्यान देना है, लेकिन रूल पे ध्यान नहीं देना है। चलिए फिर है, ग्रामर टीचिंग शुड मूव फ्रॉम मीनिंग टू फॉर्म। ये सही है। ग्रामर टीचिंग हमें पहले मीनिंग सिखाना है, फिर फॉर्म सिखाना है। अच्छा, मीनिंग मतलब पता है क्या होता है? मीनिंग मतलब होता है एग्जाम्पल। मीनिंग मतलब एग्जाम्पल देंगे, और फॉर्म मतलब होता है रूल, रूल या नियम। पहले एग्जाम्पल देंगे, फिर नियम की तरफ जाएंगे। देखिए, मीनिंग टू फॉर्म, तो ये सही है जी, हमारा सी सही है। ग्रामर टीचिंग शुड मूव फ्रॉम फॉर्म टू मीनिंग। देखिए ये कह रहा है कि हम रूल से उदाहरण की तरफ जाएंगे, इसी का उल्टा है। देखिए यहाँ मीनिंग टू फॉर्म था, यहाँ फॉर्म टू मीनिंग है, तो इसको पहले हटा देंगे, ये गलत हो जाएगा। चलिए, हमारे पास 3 ऑप्शन था, चुनना है ए, बी और सी में, तो क्या चुनेंगे, बी को भी काट देंगे। ठीक है, क्योंकि बी में ये कह रहा है कि फॉर्मेटिव ईयर में हम ग्रामर में रूल बनाने लगेंगे, रूल सिखाएंगे, गलत है।
तो ए और सी इज राइट आंसर। तो कौन सा हो जाएगा स्टेटमेंट ए एंड सी, यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट है दोस्तों, देखिएगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है कंटेंट, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको कोई दिक्कत है तो, ठीक ना, हम उस पर काम करेंगे। चलिए, अ टीचर ड्रोज द अटेंशन, एक टीचर है बच्चों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, ऑफ लर्नर्स, फर्स्ट लर्नर्स मतलब बच्चे होते हैं, टू इंडिविजुअल साउंड्स, किसी इंडिविजुअल साउंड को लेकर, वर्ड्स पहले साउंड सुनाता है, फिर वर्ड सुनाता है, एंड देन सेंटेंस सुनाता है, व्हाइल टीचिंग द लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल सिखाते समय एक टीचर बच्चों को पहले साउंड सिखाता है, फिर वर्ड बताता है, फिर सेंटेंस बताता है। इसका मतलब वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, नहीं, पहले साउंड, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस। अच्छा, सेंटेंस के आगे चाहे तो क्या सिखा सकता है वो, सेंटेंस के आगे सिखा सकता है पैराग्राफ, स्टोरी, नहीं। तो देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ साउंड सबसे पहले आता है किसी भी भाषा में, उसके बाद वर्ड आता है, उसके बाद सेंटेंस बनता है, उसके बाद फ्रेज बनता है, उसके बाद स्टोरी बनता है, ठीक है। तो ये हमको क्या बता रहा है इसमें कि पहले साउंड है फिर वर्ड है। तो देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ। अच्छा, अगर यही उल्टा बोलता कि पहले सेंटेंस बता दिया, फिर वर्ड बताया, फिर साउंड बताया, तो वो ऊपर से नीचे हो जाता। तो नीचे से ऊपर में कौन सा हो जाएगा इसका, देखिए, बॉटम मतलब नीचा, अप मतलब ऊपर। नीचे से ऊपर अप्रोच जो होगा, बॉटम अप अप्रोच, मतलब ये पहले छोटे छोटे चीजों को सिखाएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो जब कभी भी छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ जाते हैं तो वो बॉटम अप अप्रोच होता है, और बड़े लेवल से छोटे लेवल की तरफ आते हैं तो वो टॉप डाउन अप्रोच होते हैं, जो कि इसमें यहाँ पे दिया हुआ था, लेकिन ये आंसर नहीं है, यहाँ पे 4 नंबर आंसर इज राइट। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। तो प्लीज़ आपको अगर ये हमारा काम अच्छा लगता है तो हमें बताइए कमेंट में, लेट मी नो इन द कमेंट। और अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक तो कर ही दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फायदा उठा सकें और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकें। अब एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हैं, आप लगातार हमारे चैनल पे विजिट करते रहिए, जो भी वीडियो बनते हैं उसको देखते रहिए, और हम आपसे वादा करते हैं कि आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।